हे गाइस, वेलकम बैक टू करियर विद अस। सो यार, आज की वीडियो में हम यहाँ पे एक और मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ गए हैं जेकेपी के रिलेटेड। तो जो आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो पूरी तरह से साइंस के रहेंगे, यानी साइंस के रिलेटेड यहाँ पे पूरे क्वेश्चन रहने वाले। अगर आप बाकी के मॉक टेस्ट भी देखना चाहते हैं तो या फिर जेकेपी के रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, उसमें आपको सारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। आप उसमें जाके मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स और जहाँ पे कुछ भी जो है तो जेकेपी के रिलेटेड वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप मॉक भी सारी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, सारे हमारे पिछले मॉक देखना चाहते हैं तो उसकी भी आपको जो है प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए यार, बिना टाइम बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा ही होगा कि हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पे पढ़ रहे होंगे हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो यार, मैं पहले आंसर देने से पहले या फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कह दूँ कि जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो उसके पहले ही आपको जो है कमेंट में आंसर कर देना है कि तो यार इससे क्या होगा कि आपको भी पता लगेगा कि आपको कितना आता है, आप कितने एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, और हमें भी जो मोटिवेशन मिलती रहेगी कि बच्चे हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, आई होप कि आप सबने यहाँ पे कमेंट कर ही दिया होगा, आप सबको पता ही होगा कि आपने इतनी प्रिपरेशन कर लिया कि एक ह्यूमन हार्ट में यहाँ पे कितने चैम्बर होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो डी पार्ट रहने वाला है। यहाँ पे ह्यूमन हार्ट में यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं। तो नीचे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। बट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज सेड टू बी द अलाइव। जो आई होप कि इसका आंसर भी आप सबने कमेंट करा होगा और उसके मैं आंसर बता देता हूँ। बट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज सेड टू बी द अलाइव। तो इसका जो आंसर है वो बी पार्ट रहने वाला है, यानी कि सेल जो है इसका आंसर रहेगा। जब हम सेल्स को कंबाइन करते हैं तो उससे टिश्यू बनता है, और टिश्यू को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे क्या ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ही हमारा जो ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरह से पूरा ये वर्क करता है। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। आरबीसीज के ऊपर, सेल्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे इसके रिलेटेड जो भी बनेगा वो आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि ये इसके ऊपर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ ही लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसीज। इसमें पूछा कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उनका जो है लाइफ स्पैन कितना होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है, और जो व्हाइट ब्लड सेल है उनका 1 से 2 दिन के बीच बीच में यहाँ पे लाइफ स्पैन रहता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस विच चेंजेस द ब्लड फ्रॉम लिक्विड टू द जेल। यानी कि कौन सा प्रोसेस है जिससे हम ब्लड को लिक्विड से जेल में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर रहता है वो है कोएगुलेशन। जो पहला ए पार्ट है वो इसका आंसर रहेगा। ए कोएगुलेशन इज द प्रोसेस दैट चेंजेस द ब्लड फ्रॉम लिक्विड टू द जेल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। वट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स हैव द ए बी ब्लड ग्रुप। यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। इसके लिए रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सारे देख लेना। मैं आपको इसका पहले आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। वट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स हैव द ए बी ब्लड ग्रुप। इन्होंने पूछा कि अगर दोनों जो पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों का ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो आगे जो उनका ऑफस्प्रिंग ग्रुप रहने वाला है। तो यार, इसका जो आंसर है वो बी पार्ट रहेगा यहाँ पे, ए बी एंड ए बी। जो लगा लीजिए जो पेरेंट्स हैं उनका अगर ब्लड दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो जो आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो उनका जो ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा तो या तो ए बी होगा। तो बढ़ते हैं यार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एन एमल्शन इज अ कोलाइड ऑफ अ। ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको ये पता होना ही चाहिए। इसका कमेंट करके आप आंसर लिख दीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। अगर आपको यार ऐसे वाले क्वेश्चन भी मतलब कि अभी आप नहीं बना पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, तो यार आपकी तैयारी बहुत कमजोर है, यानी कि आपको बहुत तैयारी की यहाँ पे जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड एमल्शन इज अ कोलाइड ऑफ अ बी पार्ट। यहाँ पे इसका आंसर आएगा लिक्विड और लिक्विड, क्योंकि जो इमल्शन होता है उसमें जो दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है वो दोनों की लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैं आपको दूं मिल्क इन वाटर। इसमें जो है मिल्क इन वाटर, यानी कि दोनों जो लिक्विड है और आपस में जब ये मिलते हैं तो यहाँ क्या बनाते हैं, इमल्शन। तो जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं इसकी, जैसे ऑयल एंड वाटर। जब पानी में आप यहाँ तेल डाल देंगे, तेल में आप पानी डाल देंगे, उससे भी जो इमल्शन बन जाता है, उसको कहते हैं ऑयल एंड वाटर इमल्शन। तो नीचे यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज। जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उसका यूनिट क्या है। तो इसका जो यूनिट है वो डी पार्ट रहने वाला है, पर ओम पर सेंटीमीटर। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ब्लड में बी प्योरीफाइड वाई। जो ब्लड है हम उसको कैसे प्योरीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर पहले क्वेश्चन में बताया कि जो ब्लड है उसको लिक्विड से जेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसेस का नाम क्या होता है। वो प्रोसेस का नाम कोएगुलेशन था, आपको याद ही होगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि जो ब्लड है उसको यहाँ पे हम प्योरीफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो यार, इसका जो सिंपली आप सबको पता ही होगा, जैसे कईयों की किडनी खराब हो जाती है तो उनका एक डायलिसर नाम का एक पूरा प्रोसेस होता है। उसको जो डायलिसर एक मशीन होती है तो उसको लगा के पूरा जो है ब्लड यहाँ पे प्योरीफाई करते हैं, तो उसको हम डायलिसिस कहते हैं। उस प्रोसेस का नाम जो है वो क्या है, डायलिसिस। तो उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे यहाँ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना वो डिजॉल्व हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करती है। तो यार इसका सी पार्ट यहाँ की डाइल्यूशन, कितना आप सोल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं है, उस पर ये डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन डिपेंड करती है एक इलेक्ट्रोलाइट की। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा सोल्यूशन जो है डाइल्यूशन होगा, यानी जितना उसमें पानी होगा उतना जो है इलेक्ट्रोलाइट उस सोल्यूशन में यहाँ पे डिजॉल्व हो पाएगा। तो बढ़ते हैं आप हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एसिड इज स्टोर्ड इन द बैटरीज। यार ये तो सबको पता ही है कि बैटरीज में कौन सा एसिड स्टोर होता है। इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता देना, और देखूंगा कि आप कितना कमेंट कर रहे हैं। इससे हमें भी मोटिवेट मिलते हैं कि बच्चे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देख रहे हैं और पूरा यहाँ पे ध्यान से पढ़ रहे हैं। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था चैडविक ने, इनका नाम पूरा था जेम्स चैडविक, इनका पूरा नाम था। तो नीचे यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सर्कुलर पाथ होगा। इलिप्टिकल शेप्ड ऑर्बिट, यहाँ तो इलिप्टिकल शेप का होगा। 3 डायमेंशन फिक्स्ड अराउंड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में यहाँ पे फिक्स्ड कह रहे हैं कि ये हो सकता है। और जो चौथा है द रीजन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यार अकॉर्डिंग टू द 10th तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ तक तो हमें यहाँ पे थर्ड वाला जो है सही लगता है कि 3 डायमेंशनल फील्ड होती है अराउंड की न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन जब हम 11th-12th में थोड़ा हायर क्लासेज में जाते हैं तो यहाँ पे आपके कि ऑर्बिटल जो है कोई फिक्स्ड यहाँ पे कोई पाथ नहीं होता, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये वो एक्चुअली पाथ होता ही नहीं होता, क्या है जो न्यूक्लियस उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कितनी प्रायोरिटी में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको यहाँ पे द रीजन इन विच देयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पे जिस रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको ही यहाँ पे ऑर्बिटल कह देते हैं। यानी कि कोई पहले से रास्ता नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ही घूमेगा। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी घूम सकता है और यहाँ भी घूम सकता है। वो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, उसको जो ऑर्बिटल कह देते हैं। तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता लगे। इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट। जो 13th क्वेश्चन आपका आया था, एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर 26 इज रिलेटेड टू, जो एलिमेंट जो 29 एटॉमिक नंबर है वो कौन से ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करता है? तो यार ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना ही चाहिए इसका आंसर। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि जो एटॉमिक नंबर 29 होगा वो डी ब्लॉक से यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो नीचे यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। कैल्सीफेरॉल इज ऑल्सो नॉन एज, कैल्सीफेरॉल और किस चीज़ का नाम है? एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, इनको लिखना चाहिए था कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है, ऐसे लिखना चाहिए था कि कैल्सीफेरॉल समझो किस विटामिन को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। तो यार ये भी विटामिन को आपको पता ही है कि विटामिन के रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिल जाता है। आपको विटामिन के रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है। तो सारे नेम्स है जो हमने पूरे विटामिन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, वो पूरा आपको चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, यानी कि पूरी उसमें वीडियो है साइंस की, उसमें आपको एक विटामिन की वीडियो भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है, यानी कि जो विटामिन डी है उसी को जो है कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो नीचे यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B1 इज आल्सो नॉन एज, विटामिन B1 को क्या कहते हैं? जैसे कि विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन। इसका भी जो ए पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा। नीचे यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो क्लोव है वो हम कहाँ से ले सकते हैं? क्लोव जो है हम ले सकते हैं बर्ड से, इसका जो सी पार्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। द एंजाइम दैट मेक ग्लूकोज, जो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज बनाता है? वाई वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ स्टार्च इज, वो आता है इमल्स। जो बी पार्ट है जो इसका आंसर रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी पार्ट। जो अगला क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, द कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज्ड बाय, जो कंसेप्ट था यार जो ड्यूल नेचर का कि वो किसके द्वारा दिया गया था, वो था डी ब्रॉगली। ये तो आप सबको पता ही होगा कि यार 8th 9th 10th से यहाँ पे हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था डी ब्रॉगली के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। एन एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 17 एंड द मास नंबर 36, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। इन्होंने पूछा कि जो एन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और जिसका मास नंबर 36 का, और उसका न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट में? तो इसका जो आंसर है वो बी आ जाता है, बी पार्ट 19 न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे। तो बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ मेटल इज हीटेड इन अ फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट, ऑन कमिंग बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट दे emit energy
वी ऑब्जॉर्ब इन, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेता है, यानी एक्साइटेड होकर वो हायर ऑर्बिटल में चले जाता है, और जब वो नीचे आता है वो अपनी जो है एनर्जी होती है उसको क्या करता है, एमिट करता है, यानी कि छोड़ देता है। क्योंकि वैसे ही वो जैसे वो एक्साइटेड कैसे हुआ था, क्योंकि एक्साइटेड उसको ज़्यादा एनर्जी मिली तो एक्साइटेड होकर हायर स्टेट ऑर्बिटल में चला गया था। तो जब वो एनर्जी छोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो जो फिर से अपनी लोअर स्टेट में आ जाएगा, वो उसको क्या कहते हैं, और वो कौन सी रेडिएशन शो करता है, वो कौन सा स्पेक्ट्रा बनाता है, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सी, एमिशन स्पेक्ट्रा जो है बनाता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट से यहाँ पे फिर से लोअर स्टेट में आता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए नए अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।